तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीरों, मेरे जवानों, आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में। हाँ जी, गुरु केंद्र में, जिसके अंदर आर्मी सोल्जर जीडी का जबलपुर का पेपर आप लोगों के लिए 1 नवंबर 2020 का ऑफिशियल पेपर आप लोगों के लिए आ गया है। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जर्नल साइंस को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है शक्ति की इकाई, शक्ति की एसआई यूनिट यानी इकाई आपसे पूछी जा रही है। तो शक्ति की इकाई क्या है? तो यहां पर आपको जो आंसर बताना है भाई, शक्ति जो है वो वॉट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? वॉट में। इसी प्रकार जूल की बात की जाए तो जूल जो है वो कार्य की या फिर ऊर्जा की इकाई है। जूल जो है वो किसकी? कार्य की या फिर ऊर्जा की इकाई है। एग्जाम में पूछे कि ऊर्जा की इकाई क्या है तो जूल है। एम्पियर की बात करें मेरे वीरों तो एम्पियर की इकाई होती है भैया, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई होती है, विद्युत धारा की। ओहो ओहो ओहो, वोल्ट आ गया, वोल्ट आ गया। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, बोले साथ में बोले, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है, जिसे हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर की इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो वोल्ट बताना है। डन है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर में लिंगामेंट्स जो हैं वो किसे जोड़ते हैं? तो लिंगामेंट्स को हिंदी में स्नायु भी कहते हैं। और स्नायु किसे जोड़ता है? तो ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ। हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं। डन है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि मांसपेशियों और हड्डी के जोड़ को, हाँ जी, यहां मांसपेशियों से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसे टेंडन कहते हैं। साथ में बोले मेरे वीरों, टेंडन। हो गया ध्यान। हिंदी में कंडरा भी लिख देगा कई बार, तो टेंडन में वैसे आप ध्यान रखें, टेंडन ही आपका पेपर में ज्यादातर दिखेगा। तो टेंडन वो किसे जोड़ता है? तो मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ता है। मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ता है कौन? टेंडन। और हड्डी की बात करें तो हड्डी जो है, ये जो हड्डी है इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा? तो जो प्रोटीन होता है वो होता है ओसिन। कौन सा प्रोटीन होगा? ओसिन। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे, निर्माण यानी ये किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट से। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, जिसके फॉर्मूले को भी ध्यान रखें क्योंकि अब वो आपको फॉर्मूला लिखकर दे देगा जवानों। तो ध्यान रखें, Ca3 और साथ में PO4 ब्रैकेट के बाहर 2, Ca3 PO4 बाहर 2। डन है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। डन है। ओके होना चाहिए यहां तक सबको। सबसे बड़ी हड्डी बताएं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी होती है फीमर। कहां पर होगी ये? तो जांग में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग में। और सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्टेपीज। कहां होगी ये? तो ये होती है कान में। कहां होती है? तो कान में। डन है। तो इसे भी नोट करके लिखा जाए मेरे वीरों। ओके है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है, जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी भैया, ट्रेन में आप बैठे हो, अचानक से जब ब्रेक लगते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी आगे की ओर चले जाएंगे। तो जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी आगे की ओर चला जाएगा। डन है। और इसका कारण क्या है? क्यों चला जाएगा? तो इसी को कहते हैं न्यूटन का लॉ। हाँ जी, न्यूटन का लॉ। और ये न्यूटन के कौन से लॉ के हिसाब से हो गया? तो न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से हो गया। पहला लॉ, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फटाफट न्यूटन के लॉ पे एक बार नजर मार लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं बाबा। कितने हैं? 3 मेरे वीरों। एक हो गया
जो है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम बोले? जड़त्व का नियम। डन है, जिसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हो, ये होता है पहला नियम। इसी प्रकार दूसरा नियम कौन सा है? तो दूसरा नियम होता है संवेग का नियम। संवेग का नियम मेरे वीरों, किसका? संवेग का, जिसे कहते हो मोमेंटम। क्या कहते हो? मोमेंटम। फिर होता है एक्शन रिएक्शन। हाँ जी, जैक्शन फिल्म का एक्शन रिएक्शन, यानी कि मेरे वीरों क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया ये हो गया। और क्रिया प्रतिक्रिया जो है, क्रिया प्रतिक्रिया जो है, ये आपका एक्शन रिएक्शन जो है, ये आपका तीसरा नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया? तो तीसरा नियम। इतनी बात डन हो गई। तो न्यूटन के 3 नियम है। पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित हुआ। और जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा वो आपका पहले नियम यानी जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल था। डन है। कुछ और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे पेड़ हिलाते हैं, तो पेड़ हिलाने पर फलों का कहाँ गिरना भाई? नीचे गिरना। कौन सा एग्जाम्पल है? तो पहले नियम का जड़त्व का एग्जाम्पल है। अरे बाबा, दरी साफ करने के लिए आप दरी पे जब डंडी मारते हो, तो डंडी मारने से क्या होगा? तो भैया दरी से धूल अलग होगी। तो डंडी मारकर दरी से क्या करना? धूल अलग करना। ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो भैया पहले नियम का ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल संवेग में देखें, तो संवेग में होता है जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है, कैच करता है। तो गेंद को जब आप कैच करते हो तो गेंद जो है वो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है मेरे वीरों? तो भैया आपके हाथ के साथ पीछे की ओर। इमेज दिख रही होगी, इमेज को देखो ध्यान से। इमेज दिख रही है ना? देखो ध्यान से इमेज। गेंद जो है वो आपके हाथ के साथ पीछे की ओर जाती है। तो खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर करता है। तो ये आपका दूसरे नियम का एग्जाम्पल हो गया। डन है। तीसरे नियम की बात करें, तो तीसरे नियम में भैया क्रिया प्रतिक्रिया, बंदूक चलाते समय पीछे की ओर धक्का लगना, ये क्या हो गया? तो तीसरा नियम हो गया। इसी तरीके से रॉकेट का पूछे, रॉकेट में कौन सा नियम लगता है? तो रॉकेट का आगे बढ़ना कौन सा नियम है भाई? तो ये आपका तीसरा नियम है। रॉकेट में रॉकेट के आगे बढ़ना कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। और नाव से उतरते समय नाव का पीछे जाना, नाव से उतरते समय नाव का पीछे जाना, ये भी कौन सा नियम है भाई? तो ये भी तीसरा नियम है। इसे ध्यान से समझ कर चले। कई बार एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल दे देगा मेरे वीरों, और आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से में किसका नियम लगेगा, यानी कौन सा एग्जाम्पल कौन से नियम में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, क्या टिक करना है, ये समझ कर चलें और अभी ही समझ कर चलें। डन है। चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में मेरे वीरों, कार के हेडलाइट में आपसे पूछे तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कनकेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव। इसी प्रकार बात करें अवतल और उत्तल की, तो अवतल और उत्तल में ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे वीरों कि भैया जो अवतल है उसके यूज क्या हैं और जो उत्तल है उसके यूज क्या हैं। तो अवतल को हम प्यार से अपसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। और उत्तल को कहते हैं अभिसारी। तो ये याद रखें नाम। अवतल जो हो गया अपसारी हो गया, उत्तल जो है वो अभिसारी हो गया मेरे वीरों। और अवतल जो है वो अव मतलब अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर मतलब कम हो गया, तो ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। अरे बाबा, इसकी जो ताकत होती है वो माइनस में होती है, उत्तल की जो ताकत होती है वो प्लस में होती है। ओके है, यानी कि अवतल जो है वो
माइनस क्षमता में काम करेगा, उत्तल जो है वो प्लस क्षमता में काम करेगा। डन है। इसका काम जो है कुछ इस तरीके से होता है, तो इसको आप अगर समझना चाहते हो तो एक शब्द में खत्म हो जाएगा। ये किसी भी चीज को बड़ा करने या फैलाने में प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी चीज आपको बड़ी करके देखनी है या फैलाना है तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? अवतल लेंस का। और किसी चीज को छोटा करना है, बाबा कम दूरी में लाना है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। देखो अवतल में अक्षर ज्यादा है, ज्यादा अक्षर ज्यादा फैलाएगा, कम अक्षर कम फैलाएगा। सीधी सी बात। डॉक्टर कान को चेक कर रहा है, तो बताओ वो कान को बड़ा करके देखेगा, छोटा करके देखेगा मेरे वीरों? तो कान को छोटा करके देखेगा। या बड़ा करके देखेगा? तो भैया कान को बड़ा करके देखेगा, कान को वो बड़ा करके देखेगा। बड़ा करने के लिए अवतल लेंस लगाएगा। दांतों के चेकअप में जाते हो तो कौन सा लेंस होगा? तो दांत को बड़ा करके देखना, तो अवतल लगाना है। आपने अपनी गाड़ी में लाइट लगाई है, लाइट से रोशनी फैलानी है, तो कौन सा लेंस लगाओगे? अवतल। तो हेडलाइट की जो रोशनी होती है वो हमें फैलानी होती है, इसलिए हम उसका यूज अवतल में करते हैं। फिर भी एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, ध्यान रखें। हेडलाइट में पूछे तो हेडलाइट में कौन सी होती है भैया? अवतल होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे सर्च लाइट में, हाँ जी टॉर्च जैसा होता है सर्च लाइट में कौन सी होती है? तो भैया सर्च लाइट में भी आप अवतल ही बताएंगे। सोलर कुकर में पूछे, सोलर कुकर में कौन सा होता है जवानों? तो सोलर कुकर में भी आपका अवतल होता है। बात समझ में आ रही है? दाढ़ी बनाने के लिए, अरे बाबा नाक कान देखने के लिए, साफ करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग करोगे आप? कौन से दर्पण का प्रयोग करोगे? तो अवतल का प्रयोग करोगे। ओके है। इसी प्रकार हमें दूर की चीज छोटी करके देखनी है, यानी साइड मिरर में किसका प्रयोग करोगे भाई? तो साइड मिरर में उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट अगर आपसे कल को पूछे तो स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और परावर्तक लैंप, कई बार हिंदी में लिख देगा परावर्तक लैंप, तो परावर्तक जो लैंप होती है उसके अंदर भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी सबको? चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, और इसे लिखें, नोट करके लिखें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं इसके, आपके होने चाहिए। अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी पूछी जाए तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है अग्नाशय। कौन सी होती है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। हाँ जी, अग्नाशय जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हुई। और पीयूष दिया हुआ है पिट्यूटरी। देखो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी को ही पीयूष कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी, ध्यान से सुने भाई, ध्यान से सुने, मानव शरीर की सबसे छोटी मेरे वीरों अंतःस्रावी ग्रंथि है। बात समझ में आई या नहीं आई? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी मतलब होता है एंडोक्राइन, इंग्लिश वाले लिख लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सबसे छोटी। और इसी को आप मेरे वीरों, इसी को कहते हो क्या भाई? तो मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी? तो भैया सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय, और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो शरीर के अंदर रहकर भैया काम कर रही है और अंतःस्रावी के रूप में काम कर रही है, तो भैया वो है थायराइड। कौन सी ग्रंथि है भैया? थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। बात समझ में आ गई भाई? चलिए शाबाश, आ गई। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेबीज।
रेबीज, रेबीज की बात कर रहा है। तो रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज कुत्ते के काटने के कारण होता है। किसके कारण? कुत्ते के काटने के कारण होता है। और जो रेबीज है, ये जो रोग है ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस? तो लासा वायरस। लासा वायरस रेबीज फैलाने में, भैया रेबीज बनाने में, रेबीज रोग लासा वायरस से, ध्यान रखें। डन है? चलिए, और कुत्ते की लार में अगर पूछे कौन सा वायरस होता है जिससे उसके चोट वगैरह ठीक होने लग जाते हैं, तो कुत्ते की लार में होता है रोबडो वायरस। कौन सा बताएंगे आप? कुत्ते के लार में कौन सा वायरस बताएंगे मेरे वीरों? तो रोबडो वायरस। लिख लीजिए, रोबडो वायरस। ओके हो जाएगा। तो रोबडो वायरस डन हो गया। डन है? चलिए शाबाश। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो भैया सूर्य। सूर्य यानी कि आपका सूर्य, सूरज जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत हो गया। डन है? और ये अपनी जो ऊर्जा है ना, वो बनाता है नाभिकीय संलयन से। इसे भी लिखें, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य जो है वो अपनी ऊर्जा को बनाता है। बात समझ में आ गई? और ऐसा क्या है कि इसमें नाभिकीय संलयन होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन होता है 71% और हीलियम होता है 27%। आप 26.5 लिखो या 27 याद रखो। डन है? हाइड्रोजन 71 71% और हीलियम मेरे वीरो 26.5%। और ये 26.5% हीलियम और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन करके सूरज में क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और ये ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक आती है। ये ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक कुछ इस तरीके से आती है। ये रही पृथ्वी। कितने समय में आती है? तो ये आती है 500 सेकंड में। कितने समय में आती है भाई? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने समय में आएगा? तो 500 सेकंड में, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड में। यानी कि क्या हो गया भाई? 8 मिनट 20 सेकंड में। डन है? और आएगी तो कैसे आएगी भाई? कोई तार बिछी हुई है क्या? तो तार वार नहीं बिछी, ये आती है रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा आती है? रेडिएशन के द्वारा, यानी कि हिंदी में हो गया विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। बात समझ में आ गई वीरो? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सबसे ले सकता है? कौन सबसे ले सकता है खून? तो भैया ए बी सबसे ले सकता है। ए बी जो है वो सर्वग्राही हो गया, सबसे लेने वाला हो गया। और जो ओ है वो होता है सर्वदाता, यानी सबको दे सकता है। ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? और जो ओ है, ओ यानी कि ये वाला जो सेक्शन है, इसको कई बार रिवर्स में भी पूछ लेगा, कुछ ऐसे तरीके से घुमा कर पूछेगा। ध्यान से समझे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। तो याद रखें, एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है? तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ में क्या नहीं पाया जाता? तो एंटीजन नहीं पाया जाता। डन है? और जो ए बी है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। उसमें क्या नहीं पाई जाती मेरे वीरों? तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती ए बी में। ओके है? ऐसे क्रॉस लगा लो जिससे याद रहेगा कि ये इसमें नहीं है। ओके है? और बात करें रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की, तो रक्त समूह की खोज पूछी जाए तो रक्त समूह की जो खोज है वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की क्या की थी? खोज की थी। ओके है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखा जाए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, थर्मोमीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
थर्मोमीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भैया पारे का उपयोग किया जाता है। थर्मोमीटर में पारा पाया जाता है। पारे का सूत्र पूछे, फॉर्मूला पूछे तो Hg, और ये जो है भैया क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारे को कहते हैं। और मेरे वीरो एक बात और, ये द्रव्य धातु है। क्या है? द्रव्य धातु, यानी कि कमरे के तापमान पर ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। डन है। और बात करें पारे की, तो पारा जब किसी धातु के साथ मिलता है ना, पारा जब किसी धातु के साथ मिलता है तो तैयार होता है अमलगम। याद रखें, पूछ लेता है अमलगम किससे बनता है? तो अमलगम पारे के साथ बनता है। पारे के साथ कोई भी मेटल आप जब मिलाते हो तो अमलगम बनता है। किसे छोड़कर? तो लोहा छोड़कर। लोहे के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि लोहा जो है वो पारे में क्या करता है भाई? तैरता है। लोहा पारे में क्या करता है? तैरता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए उसका अमलगम नहीं बनाया जाता। डन है। चलिए शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ। देखो अपने आप समझ में आ जाना है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2SO4। और इसमें H को देखो ध्यान से, H कितने हैं? एक है, दो है? तो बाबा दो है। तो दो है तो द्विक्षारकीय। अरे बाबा एक है तो एक क्षारकीय, तीन है तो तीन क्षारकीय। तो हाइड्रोजन चेक कर लो, जितने हाइड्रोजन उतने क्षारकीय। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो खामखा आप शब्दों में खो रहे थे, अब नहीं खोना भैया। दो हाइड्रोजन तो द्विक्षारकीय। ओके हो गया। अब इसी को आगे समझा जाए तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे आप अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसका प्रयोग तेजाब या फिर कार की बैटरी में किया जाता है। और भी बहुत से प्रयोग हैं, मेनली आप ये दो ध्यान रखें, तेजाब और कार की बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ जने पजल होते हैं अम्लों का राजा और अम्ल राज में। बाबा दोनों अलग अलग होते हैं। अम्ल राज को एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्वा रेजिया। ये बनता है किससे? तो ये HCl को, HCl मतलब मेरे वीरो हाइड्रोक्लोरिक को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आप मिला देते हो किसके साथ? तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, वही अम्ल हं जी जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है, तब जाकर अम्ल राज तैयार होता है। और कौन से अनुपात में मिलाओगे? 3:1, यानी HCl 3 होगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 1 होगा, तो अम्ल राज बनेगा। जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि सोना किस में घुलनशील है? तो याद रखे सोना घुलता है किसके अंदर भैया? तो अम्ल राज के अंदर। बात समझ में आई? तो अम्ल राज के अंदर सोना घुलनशील होता है। याद रहेगा मेरे वीरो। ओहो, आपसे पूछे एग्जाम में धातु को किससे साफ किया जाता है, किसमें घुलाया जाता है? तो अम्ल राज में आभूषण साफ किए जाते हैं। डन है। चलिए शाबाश। आगे देखें, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक प्रतीक बताएं। तो सोडियम को बोलते हैं भैया Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो हो गया वो हो गया Na। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। ओके है। नरम धातु में आते हैं। किस में आते हैं? नरम धातु में, जिसे चाकू से आप काट सकते हैं। डन हो गया। चलिए शाबाश। अच्छा, NaCl, कई बार एग्जाम में एक शब्द दिखता है साधारण नमक। क्या दिखता है मेरे वीरों? साधारण नमक। ओह, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है मेरे वीरों? क्या होता है? तो NaCl होता है। NaCl ये साधारण नमक का सूत्र होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ओके है। चलिए अगला 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 क्वेश्चन क्या है? दिल का दौरा। तो दिल का दौरा आने के कारण, दिल का दौरा आने के कारण निम्नलिखित में से कौन
कौन सा ऐसा घटक है जिसके कारण हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आता है? तो सही आंसर हो गया इसका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ता है। और ये जो दर्द होता है यानी हार्ट अटैक में जो दर्द होता है उस दर्द का नाम पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसे कहते हैं एंजाइना। बोलें साथ में, एंजाइना। तो हार्ट अटैक का पहला दर्द जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो एंजाइना के नाम से जाना जाता है। ओके है। और होता क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल के जमाव से, जब इसका जमाव नसों में होने लग जाता है, जमने लग जाता है, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओके है। हाइड्रोकार्बन दिया है तो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा इसका। ओके है। चलिए शाबाश। अगला देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? अल्युमिनियम का जो अयस्क होता है और होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? बॉक्साइट। इसी प्रकार से कैल्साइट पूछे तो कैल्साइट देखो नाम में ही छुपे हुए हैं, कैल्साइट कैल्शियम का। इसी प्रकार आपसे मैग्नेसाइट पूछे तो मैग्नेसाइट जो है वो किसका हो गया? मैग्नीशियम का। सोडियम का अभी बताया था मैंने, सोडियम में अभी बताया था NaCl, NaCl। या फिर बोरेक्स भी लिख सकते हो, बोरेक्स। ये किसका है? तो भैया सोडियम का। याद हो जाएगा? याद करना है, बिल्कुल करना है भाई, बिल्कुल करना है, इंपॉर्टेंट में जाएगा। अगला देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग, सिस्मोग्राफ मेरे वीरों क्या है? तो एक उपकरण है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम भूकंप के कंपन को मापने के लिए करते हैं। भूकंप के कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और कई बार इसी को पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता अगर आपसे पूछे तो वहां पर आंसर बताना है आपको रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता क्या की जाती है? मापी जाती है। डन है। रिएक्टर जो है ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये पैमाना बनाया था और अपने नाम पर ही रख लिया। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और यहाँ पर दो चीजें और दे रखी हैं हवा की ताकत मापने के लिए। तो हवा की ताकत को मापने के लिए प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का, एनीमोमीटर का। तो एनीमोमीटर से हवा की ताकत मापी जाती है। इसे भी नोट करके लिखेंगे। और ये आज के बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसे आपने सीखा है और समझा है, जाना है, बेहतर बना। और भैया इसी को आप अच्छे से याद करते रहें, नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।